एनक्वास की चेकलिस्ट में टोटल 8 एरिया ऑफ कंसर्न होते हैं। सर्विस प्रोविजन, पेशेंट राइट, इनपुट, सपोर्ट सर्विस, क्लिनिकल सर्विस, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड आउटकम। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट एरिया ऑफ कंसर्न होता है, उसमें चेक पॉइंट होता है G4.3, उसमें हमारे क्वालिटी टूल्स आते हैं। क्वालिटी टूल्स बनाने का आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा मैं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके क्वालिटी टूल्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे वर्क करते हैं हमारे हॉस्पिटल में। क्वालिटी टूल्स ऐसे साधन होते हैं जिससे छोटी छोटी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके, एनालाइज करके इन टूल्स के माध्यम से उनको सॉल्व किया जाता है। क्वालिटी टूल्स मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, सबसे पहला ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। दूसरा 5 Why होता है। तीसरा रूट कॉज एनालिसिस होता है, जिसको RCA भी बोलते हैं। 4th नंबर का हमारा होता है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, जिसको इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं, फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। 5वें नंबर की क्वालिटी टूल होता है चेकशीट। 6ठे नंबर पे होता है पेरिटो चार्ट और 7वें नंबर पे हमारा PDCA क्वालिटी टूल होता है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ए टेक्निक टू ऑब्टेन क्रिएटिव आइडिया फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स in a shortest possible time on an effect. Brainstorming plays an important role to build a cause and effect diagram, fishbone diagram, Ishikawa diagram. In brainstorming, let all the members speak freely and give ideas. In brainstorming, write down all the viewpoint. अब ब्रेनस्टॉर्मिंग में बेसिकली अगर कोई प्रॉब्लम, कोई गैप हमारे हॉस्पिटल में निकल के आता है, हम अपने सभी स्टाफ को इकट्ठा करते हैं, एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में जो हमारी प्रॉब्लम निकल के आ रही है हमारे हॉस्पिटल में, सब स्टाफ से सलाह करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, कैसे ठीक करें। सब अपनी सलाह देते हैं, जिसका मशवरा, जिसकी सलाह हमें सबसे अच्छी लगती है, हम उसको अप्लाई कर लेते हैं अपने हॉस्पिटल में और वो गैप हमारा ठीक हो जाता है। इसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग के पॉइंट से ही हम फिशबोन डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम और इशिकावा डायग्राम भी बनाते हैं। नंबर 2 पे हमारा क्वालिटी टूल होता है 5 Why क्वालिटी टूल। 5 Why का समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल बना रखा है आपको समझाने के लिए। इसमें हमारा था गैप था हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, इसके हमने 5 Why बनाए। सबसे पहला वाई है हमारा स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं है BMW का सेग्रीगेशन करने के लिए। दूसरा वाई है हमारा, दूसरा क्यों है, बायोमेडिकल वेस्ट के बिन्स अवेलेबल नहीं है हमारे हॉस्पिटल में। तीसरा वाई है हमारा, बायोमेडिकल वेस्ट को सेग्रीगेट करने की पॉलिसी नहीं है हमारे पास। चौथा वाई है, BMW मैनेजमेंट का ब्लॉक से कोई MOU नहीं हुआ है। ये बेसिकली पॉइंट आता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए। इसमें बेसिकली हमें MOU बनाना होता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का MOU बनता है CSC से। MOU की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें जो भी गाड़ी आती है वो CSC से हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आएगी, वहां से वेस्ट उठा के लेके जाएगी। 5वां वाई होता है हमारा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC नहीं मिली, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। ये क्वालिटी टूल हो गया हमारा 5 Why। इसके बाद हमारा नंबर 3 का क्वालिटी टूल होता है रूट कॉज एनालिसिस, जिसको हम RCA भी बोलते हैं। रूट कॉज एनालिसिस इज स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन मेथड दैट आइडेंटिफाई द रूट कॉज फॉर एन अनडिजायर्ड आउटकम एंड द एक्शन एडिक्वेट टू प्रिवेंट recurrence. Root cause analysis is a method that helps professionals determine what happened, how it happened, why it happened. Allow learning from past problem, failure and accident. इसको आसान तरीके से समझते हैं। रूट कॉज एनालिसिस निकालने का तरीका होता है व्हाट, हाउ एंड व्हाई। क्या है, कैसे है और क्यों है। इसका जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें पेशेंट को लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है और पेशेंट को देरी से इलाज मिल रहा है। अब सबसे पहला व्हाट क्या है कि पेशेंट को देरी से इलाज मिल रहा है। हाउ, क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है हमारी, या तो ओपीडी में भीड़ लग रही है या जहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है वाई, ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है
हमारे पास जो ओपीडी में डॉक्टर्स की कमी है, जिससे पेशेंट एक ही डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट देख रहे हैं, इसकी वजह से ही भीड़ लग रही है। दूसरा वजह हो सकती है जो हमारा जहाँ पे पर्ची बनती है वहाँ पे भी स्टाफ की कमी है जो पर्ची बना रहे हैं। जब हम इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा रूट कॉज एनालिसिस हमारा काम करेगा और हम या तो डॉक्टर्स को अपॉइंट करेंगे या अपना स्टाफ रजिस्ट्रेशन काउंटर पे स्टाफ बढ़ाएंगे अपना, जिससे भीड़ कम हो जाए हॉस्पिटल में। फिर हमारा अगला क्वालिटी टूल आता है चौथे नंबर का, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, जिसको फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं और इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं। फिशबोन डायग्राम जो होता है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इशिकावा डायग्राम, इसमें 4M होता है। 4M ये हमने बना रखा है नो रिकॉर्ड मेंटेनेंस का फिशबोन डायग्राम बना रखा है। रिकॉर्ड सही से मेंटेन नहीं है हमारे हॉस्पिटल में। इसमें बेसिकली 4M होते हैं। पहले मेथड में हमारा हो गया नो पॉलिसी फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड, हमारे पास पॉलिसी नहीं है रिकॉर्ड मेंटेन करने की। दूसरा मैन पावर आ गया हमारा। मैन पावर में नो ट्रेनिंग ऑन रिकॉर्ड मेंटेनेंस, स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं हुई है रिकॉर्ड मेंटेनेंस में। नो फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बना रखी हमने जो रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। उसके बाद हमारा आता है 4M में तीसरा M आता है मैकेनिज्म में हमारा नो डिले एंड मंथली अपडेटिंग ऑफ रिकॉर्ड, नो डेली एंड मंथली अपडेटिंग ऑफ रिकॉर्ड। डेली जो रिकॉर्ड है, डेली न तो रिकॉर्ड डेली अपडेट हो रहा है न मंथली अपडेट हो रहा है। उसके बाद हमारा 4M में आता है मटेरियल, नो स्टेशनरी, हमारे पास स्टेशनरी नहीं है हमारे हॉस्पिटल में, और हमारे पास कोई डिजिटल गैजेट नहीं है, डेस्कटॉप, CPU, लैपटॉप, टैबलेट, उसकी वजह से भी हमारा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा है। इन 4M के बाद ये जो आपको दिख रहा है फिशबोन डायग्राम, इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि फिश की बोन के जैसा होता है, जैसे ये सब बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये सब बना हुआ है ऊपर नीचे। इसके बाद हमारा इसमें गैप स्टेटमेंट निकल के आता है। गैप स्टेटमेंट हमारा निकल के आया नो रिकॉर्ड मेंटेनेंस एज पर प्रोटोकॉल, हमारे हॉस्पिटल में रिकॉर्ड का सही से मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। ये हमारा हो गया फिशबोन डायग्राम। इसके बाद हमारा क्वालिटी टूल आता है चेकशीट 5वें नंबर पे। चेकशीट टूल्स फॉर कलेक्टिंग काउंटेड डाटा एंड ऑर्गेनाइजिंग इट। इसका यूज होता है डाटा कलेक्शन ऑन द फ्रीक्वेंसी और पैटर्न ऑफ इवेंट्स, प्रॉब्लम्स, डिफेक्ट लोकेशन, डिफेक्ट कॉज। अब ये एक हमने पूरा चार्ट बना रखा है। इसमें हमने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये हमारे हफ्ते के दिन हो गए। इसमें हमने 4 पॉइंट रखे। पहला पॉइंट है स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं है। दूसरा रखा हमने नो क्लीनिंग ऑफ हॉस्पिटल, अस्पताल की साफ सफाई अच्छी नहीं हो रही है। तीसरा पॉइंट रखा इंस्ट्रूमेंट का डिकंटेमिनेशन नहीं हो रहा है, HLD नहीं हो रही, हाई लेवल डिसइंफेक्शन नहीं हो रहा है इंस्ट्रूमेंट का। चौथा रखा हमने नो टेली कंसल्टेशन नहीं हो रही है। अब इसमें जैसे स्टाफ का बिहेवियर सही नहीं पाया गया, कभी किसी पेशेंट ने कंप्लेन कर दी जाके CHC पे कंप्लेन कर दी, या फिर हमारे जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे जो इंचार्ज है वहाँ उनको कंप्लेन कर दी भाई स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो हमारी पूरे हफ्ते में तो सब सही रहा, लेकिन वेडनेसडे में सही नहीं रखा, तो उसे टिक कर सकते हैं, यहाँ पे टिक कर दिया हमने। दूसरा पॉइंट हमारा नो क्लीनलीनेस ऑफ हॉस्पिटल, अस्पताल में साफ सफाई नहीं पाई गई। मंडे में सफाई ठीक थी, वेडनेसडे में भी सफाई थी, थर्सडे में भी सफाई थी, फ्राइडे में भी सफाई थी, लेकिन ट्यूसडे में सफाई नहीं थी, इसको हमने टिक कर दिया। सैटरडे में सफाई नहीं थी, इसको भी हम यहाँ भी सफाई नहीं थी, तो इसको भी हमने यहाँ टिक कर दी। इसके बाद हमारा मिसिंग HLD ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाई लेवल डिसइंफेक्शन नहीं हो रहा है इंस्ट्रूमेंट का। मंडे में ठीक पाया गया, ट्यूसडे में ठीक पाया गया, वेडनेसडे में नहीं पाया गया, थर्सडे में सही पाया गया, फ्राइडे में नहीं पाया गया, सैटरडे में ठीक पाया गया। उसके बाद हमारा आता है नो टेली कंसल्टेशन हमारी मंडे में नहीं हो रही है, ट्यूसडे में ठीक हो रही है, वेडनेसडे में ठीक हो रही है, इसमें थर्सडे में सही नहीं हुई, फ्राइडे में ठीक हो रही है, सैटरडे में ठीक हो रही है। ये हमारी चेकशीट होती है। ये हमारा 5वां क्वालिटी टूल हो गया। इसके बाद हमारा 6 नंबर का क्वालिटी टूल आता है पेरेटो चार्ट जिसको हम बार चार्ट भी बोलते हैं। पेरेटो चार्ट
ये हमने बना रखा है मरीज को देखने में देरी हो रही है अस्पताल में। मैंने आपको पीछे भी एग्जाम्पल दिया था, मरीज को देखने में देरी हो रही है। जो पेशेंट आ रहे हैं, डॉक्टर मरीज को देख नहीं पा रहे, मरीज बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है, लंबी लाइन लग रही है। तो परेटो प्रिंसिपल जो होता है वो 80% ऑफ द प्रॉब्लम आर इंश्योर्ड बाय 20% ऑफ द फैक्टर्स। जो हमारी 20% की वजह से हमारी 80% प्रॉब्लम होती है, और कॉज बाय कंसंट्रेटिंग ऑन 20% ऑफ द फैक्टर, मैनेजर्स कैन अटैक 80% ऑफ द प्रॉब्लम। यूज 80-20 रूल। 80-20 रूल बेसिकली ये मैंने एक चार्ट बना रखा है, इसे बार चार्ट बोलते हैं। इसमें 9 पॉइंट है हमारे। 9 पॉइंट में सबसे पहले पॉइंट है रजिस्ट्रेशन टाइम टू लॉन्ग। जब पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आ रहा है तो उसको जो है लाइन में लगना पड़ रहा है, जिससे उसकी पर्ची देरी से बन रही है, उससे भी भीड़ हो रही है, टाइम लग रहा है। दूसरा पॉइंट है इनसफिशिएंट डॉक्टर्स, हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है। तीसरा पॉइंट है इनसफिशिएंट काउंटर स्टाफ, हमारे पास जो काउंटर पे स्टाफ है जहाँ पे ओपीडी की पर्ची बनती है रजिस्ट्रेशन काउंटर में, वो कम है, जिससे वो पर्ची नहीं बना रहे, उसकी वजह से भीड़ लग रही है। चौथा हमारा टू मैनी पेशेंट एट द सेम टाइम, एक समय में बहुत सारे पेशेंट इकट्ठे आ गए, उसकी वजह से भीड़ लग जाती है। पांचवा पॉइंट है नो माइक और डिस्प्ले बोर्ड टू नो द टोकन नंबर। अगर हमने पेशेंट को टोकन नंबर दे रखे है तो कोई माइक सिस्टम नहीं है, जिससे भी भीड़ लग जाती है। छठा पॉइंट है हमारा स्टाफ नॉट फॉलोइंग द क्यू। स्टाफ जो है, जैसे पेशेंट लाइन में लगते हैं, कई बार हमारे जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है वो बीच बीच में आ जाते हैं, उससे भी अस्पताल में देरी लग जाती है, वो भी रीज़न होता है भीड़ लगने का। सातवां पॉइंट है प्रॉब्लम मिक्सिंग विद फॉलोअप पेशेंट। जो हमारे नॉर्मल पेशेंट आ रहे हैं और जो दोबारा देखने पेशेंट आए, उनके हमारी अलग से अगर ओपीडी कर देते हैं तो और अच्छा रहता है, उससे टाइम बच जाता है पेशेंट का, भीड़ नहीं लगती। ये भी प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है हमारी रजिस्ट्रेशन स्टाफ नॉट कमिंग एट टाइम। हमारे जो स्टाफ है जो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे ड्यूटी करते हैं, अगर वो समय से नहीं आ रहे हैं तब भी हमारे अस्पताल में भीड़ लग जाती है। 9 नंबर का पॉइंट है नेम ऑफ द बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स। नेम ऑफ द बोर्ड ऑफ द टाइम ऑफ डॉक्टर्स। जो टाइमिंग है वो मेंशन नहीं है डॉक्टर्स की, वो कब कब बैठेंगे, उससे भी पेशेंट की भीड़ लग जाती है, वो पहले से आगे खड़े हो जाते हैं। ये हमने चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट पे जो हमारे 3 पॉइंट है, ये पहला और दूसरा और तीसरा, ये सबसे ज्यादा हो रहा है, बाकी चीजें कम हो रही है। तो अगर हम इन 3 चीजों पे वर्क कर लेंगे, ये लगभग हमारा 78% है। 3 चीजों पे हमें वर्क करना है, रजिस्ट्रेशन टाइम टू लॉन्ग, इनसफिशिएंट डॉक्टर्स, इनसफिशिएंट काउंटर स्टाफ। इन 3 चीजों पे जब हम वर्क करेंगे, ये लिखा हुआ है दीज 3 इशू आउट ऑफ 9 विल सोल्व 78% ऑफ द प्रॉब्लम। अगर हमने ये 3 इशू बिल्कुल सही कर लिए तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब आप देखिए हमारे पास 9 पॉइंट थे, 9 पॉइंट थे हमारे पास। 9 में से जो 6 पॉइंट है वो तो कम है हमारे, ये तो कमी हो रही है, 20% आसपास इससे कमी हो रही है। बाकी 3 पॉइंट हमारे ज़्यादा हो रही है, तीनों पॉइंट। अगर हम इन 3 पॉइंट को ठीक कर लेंगे तो हमारी जो 6 पॉइंट है ये ठीक हो जाएगी। यही हमारा कहता है, ये 20x80 का रूल होता है हमारा पेरेटो चार्ट। यही मैंने आपको समझाया कि 20% के ऊपर काम करने से हमारी 80% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी पेरेटो चार्ट बनाने से। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें जो ये 3 पॉइंट है हमारे 3 ही है, और जो 6 पॉइंट है हमारे 6 पॉइंट भी अच्छे हो रहे हैं इन 3 पॉइंट को अच्छा करने से। इसके बाद हमारा क्वालिटी टूल आता है, आखिरी क्वालिटी टूल है पीडीसीए। पीडीसीए हमारा होता है प्लान डू चेक एक्ट। प्लान डू चेक एक्ट। प्लान डू चेक एक्ट। PDCA quality tool is used to solve the problem and availability of the EDL medicine। हमारे पास जैसे EDL एसेंशियल जितनी मेडिसिन होती है एसेंशियल ड्रग लिस्ट में, वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले प्लानिंग करेंगे। ऑल द EDL शुड बी अवेलेबल। हमारी सारी EDL अवेलेबल होनी चाहिए, प्लानिंग में ये करेंगे हम। डू में हम करेंगे प्रीपेयर ए चेकलिस्ट ऑफ शॉर्टन एंड अनअवेलेबल मेडिसिन। जो मेडिसिन हमारे पास नहीं है उसकी हमें एक चेकलिस्ट बनाएंगे। हम चेक करेंगे कि मेडिसिन हमारी DVDMS पोर्टल पे अवेलेबल है या नहीं है, ड्रग वेयर हाउस में अवेलेबल है या नहीं है, और CSC पे अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद हम एक्ट करेंगे, इंडेंट करेंगे ऑल मेडिसिन और DVDMS पोर्टल पर, और जो मेडिसिन DVDMS पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है उसको हम ड्रग वेयर हाउस से खरीदेंगे।
ये आज हमारे कॉरियर टूल्स 7 पूरे हो गए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सभी को मेरा धन्यवाद।